हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसमें हम ये पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला सब्जेक्ट पॉलिटी चूज़ किया है। इसके हम 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें भारत का संवैधानिक विकास, उद्देशिका और नागरिकता, और ये हम कर चुके हैं। और हम चौथे चैप्टर पे चल रहे हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार की भी आपको 2 क्लासेस मिल चुकी हैं, आज हम तीसरी क्लास करेंगे। ये हमारी मूल अधिकार की आखिरी क्लास होगी। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन देखने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि मूल अधिकार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि होता क्या है। तो मूल अधिकार मतलब नागरिकों के मौलिक अधिकार, ठीक है। इनको प्राकृतिक अधिकार पहले बोला जाता था, बट संविधान बनने के बाद से ये मूल अधिकार हो गए हैं। और इनका कॉन्सेप्ट लिया गया है अमेरिका से। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं, ठीक है। और मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो इसके लिए हम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं, और उच्चतम न्यायालय भी डायरेक्ट जाया जा सकता है। और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ये न्यायालय रिट भी जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर बाकी के जो भी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते चलेंगे। निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया? निजता का अधिकार, मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो इसमें पूछ रहा है मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में किसको परिवर्तित किया गया। तो मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया संपत्ति का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 19 में 19(1)(f) में पहले जो संपत्ति का अधिकार था ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको यहाँ से हटा दिया गया और इसको भाग 12 में अंडर आर्टिकल 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यानी कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको बाद में परिवर्तित करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखिए भारत के मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि कब हुआ था 1978 में, यहाँ से संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो 19(1)(4) में था, यानी कि 19(1)(f) में था। और कहाँ था? अनुच्छेद 31 में भी वर्णित था। लेकिन अब संपत्ति का अधिकार 300 का के तहत एक विधिक अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 32। आप भी अपने जवाब कमेंट में बताते चलिए, इससे आपको भी आंसर्स याद होते चलेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 33। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 सशक्त बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरसित करने के लिए संसद को अधिकार देता है, ठीक है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को ही विधि बनाने की शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडल को नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये पावर सिर्फ संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। और अनुच्छेद 28 क्या है? ये शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता को बताता है। और राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार बताता है। ये कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। और अनुच्छेद 32 क्या है? यह भी आपसे डिस्कस किया ही था कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है, क्योंकि अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि मूल अधिकार के हनन को कैसे रोका जाए। तो इसको भी एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और कैसे इसको मौलिक अधिकार बनाया गया है? अनुच्छेद 32 में, ठीक है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देके। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा, ठीक है। इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तब वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की भी शरण में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।
यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। इनमें से कौन सा सही है? पी और क्यू दोनों, केवल पी, केवल क्यू, ना तो क्यू ना ही पी। तो इसका उत्तर क्या होगा? दोनों ही ठीक है। ठीक, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति उच्च न्यायालय भी जा सकता है और उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो किसी भी सामान्य न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी जा सकता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय में इसके लिए प्रावधान है अनुच्छेद 32 में, रिट जारी करने का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस लगाना है आपको कि सबसे पहले कौन सा आता है, फिर सबसे बाद कौन सा आता है। तो सबसे पहले समानता का अधिकार आता है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, फिर आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी कि क्रम क्या होगा? CABD। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? B। ठीक है, देखिए अब ये देख लीजिए कि जो समानता का अधिकार है ये हमारा आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 14 में क्या बोला गया है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। 14 में बोला गया विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, और 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है। अब इसके बाद देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 19 से 22 के बीच में। ठीक, 19 क्या कहता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का कहता है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब इसके बाद देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या आता है? ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि जो खतरनाक कारखाने हैं वहाँ पे बालकों को नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 25 से 28 के तहत है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन दिया हुआ था सांस्कृतिक और शैक्षणिक शिक्षा अधिकार, ये है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, इसके बाद फिर अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाएगा, जिसमें रिट्स की बात करी गई है। रिट कौन कौन सी होती है? जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, है ना, ये सारी रिट्स आ जाएंगी। इसके बाद फिर संपत्ति का अधिकार था पहले, लेकिन फिर इसको 44वें संविधान संशोधन से हटा के इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला क्या है? कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। दूसरा है जो कानून या कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो वो अमान्य और रद्द माने जाएंगे। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। दोनों सही है, दोनों ही गलत है, केवल एक सही है या केवल बी सही है? तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल बी सही है। कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता है। ठीक, जो व्यक्ति तथा कार्यकारी जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन करके कोई भी कानून नहीं बनाया जाता है या कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता, और अगर कोई भी ऐसा कानून बन जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर देती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसलिए इसमें सिर्फ बी ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक की मूल अधिकारों का विवरण दिया हुआ है। मूल अधिकारों को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है, ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है।
कोई भी व्यक्ति सामान्य या विशेष अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता, ठीक है, कोई भी त्याग नहीं सकता है, लेकिन आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन स्वतः हो जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है, नहीं तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं 20 और 21 को छोड़ के। और अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून तथा कार्यवाही जो मूल अधिकार का अल्पीकरण करता हो या मूल अधिकार से असंगत हो वो अमान्य और रद्द माने जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर से पढ़ते हैं एक बार इसको कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून या कार्यवाही जो मूल अधिकारों को कम करता हो, अल्पीकरण मतलब जो अल्प करता हो या कम करता हो, या मूल अधिकारों से असंगत हो, उससे मेल न खाता हो, वे सभी अमान्य और रद्द माने जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग है किसके तहत? समानता के, शोषण के खिलाफ, संवैधानिक उपाय के, स्वतंत्रता के? बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा? स्वतंत्रता के। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंग हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इनमें में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या होगा? दोनों ही सही है। अस्पृश्यता एक अपराध और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिलती है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक, या अगर उनको कोई सम्मान या कुछ अवार्ड ग्रहण करना होता है तो इसके लिए पहले केंद्र सरकार से इजाज़त ली जाती है, भारत के सरकार से इजाज़त ली जाती है, तभी वो ऐसा कर सकते हैं, वरना वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। ये न्यायोचित हैं और इनके उल्लंघन होने पर व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति होती है। इन प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की सरकार बनाना है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है, ठीक है, और किसी भी रूप में इसका आचरण ये निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। ये निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार डैश से संबंधित हैं। कुछ व्यक्तिगत अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, कुछ धार्मिक अधिकार या सती का उन्मूलन। तो अनुच्छेद 17 प्रावधान करता है अस्पृश्यता का, ठीक है, ये इसका उन्मूलन करता है। देखिए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का इसमें अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसको लागू करने हेतु 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसको लागू करने के लिए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ठीक है, फिर उसके बाद 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, फिर 1989 में इसे और प्रभावी बनाते हुए क्रूरता निवारक अधिनियम भी बना दिया गया था। और क्या है? और वो अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर यानी कि जनहित के मामले पर न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 226, 133, 32 या 64? इसका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 32। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के खंड 3 के तहत संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी अन्य न्यायालय जैसे निचली अदालत को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 32(3) के तहत कोई नागरिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके किसी सार्वजनिक मुद्दे पर न्यायालय जा सकता है, ठीक है, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। ये किसके तहत प्रावधान है? 32(3) के तहत प्रावधान है कि कोई भी नागरिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके किसी सार्वजनिक मुद्दे पर यानी कि जनहित और जन कल्याण के उद्देश्य से वो न्यायालय जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें में से कौन सा मेल गलत है, तो वो ये वाला गलत है, ये ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में दिया हो गया। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 11 से 13 के बीच में नहीं है। ठीक है, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, जो कि यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 25 से 28। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिए समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है। अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। आप इनको जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, आपको ये उतना ही याद रहेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए। रिवीजन और प्रैक्टिस, इसी से आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई नागरिक किसी अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या उपयुक्त सभी? इसका उत्तर क्या होगा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने का अधिकार स्वयं मौलिक अधिकार है। ठीक है, और वो कौन सा है? अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। वो रिट कौन कौन सी होती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ठीक है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? 12 से 51 है, अनुच्छेद 5 से 35, 36 से 518 या 1251? ये 51 होगा, 36 से 51 या 12 से 51। तो इसका उत्तर क्या है? 12 से 51, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से मानवाधिकार की भावना परिलक्षित होती है। मौलिक अधिकार 12 से 35 में है। ठीक है, इसमें तो हम लोग ने देख ही लिया है कि कौन कौन से अधिकार होते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब इसमें है। और फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है? यह अनुच्छेद 36 से 51 में है। इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार चयन का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध, ठीक है, समान काम और समान काम और ये समान होगा, समान काम और समान वेतन का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये सब शामिल है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानव अधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान में 12 से 51 तक दिए हुए हैं। यानी कि इसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दोनों मिला के तब ये बनता है। ठीक है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में मानवाधिकार के सिद्धांत, ये मानवाधिकार के सिद्धांत मौलिक अधिकार और डीपीएसपी ये दोनों मिला के बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी जब हम लोग डीपीएसपी चैप्टर पे पहुंचेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कराना चाहिए? तो ये होता है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनुच्छेद 22 में 2 भाग है। पहला भाग है कि ये जो पहला भाग है वो साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया है उसको कई अधिकार उपलब्ध कराता है। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि गिरफ्तार करने के
आधार पर, मतलब किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है, इसकी सूचना देने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो उसके घर वालों को ये जानने का अधिकार है कि इसको किस आरोप में पकड़ के लेके जा रही है ना, यानी कि सूचना का अधिकार देना प्रमुख है। इसके बाद विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार। जिसको भी पकड़ के ले जाया जा रहा है उसको ये अधिकार है कि उसको एक जो है वकील वो रख सकता है, या जो विधि व्यवसायी है उससे वो परामर्श ले सकता है और अपनी प्रतिरक्षा कर सकता है। फिर दंडाधिकारी के सम्मुख यानी कि मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में पेश होने का अधिकार। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें यात्रा के समय को नहीं काउंट किया जाता है। ठीक, यानी कि जब से उसको पकड़ा गया है तब से विदिन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, और फिर अगर उसका वकील जाके कोर्ट में ये बोलता है तो फिर जो कोर्ट होती है वो रिट जारी कर देती है, और फिर वो क्या जारी करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करती है कि जिसको भी आपने गिरफ्तार किया है उसको सशरीर आप पेश करिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीयों को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं और उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। अब आपको बताने से में से कौन सा सही है? पी और क्यू दोनों, ना तो पी ना तो क्यू, केवल पी या केवल क्यू। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दोनों ही ठीक है, यानी कि कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, सही है ये, और उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। देखिए, कानूनी अधिकार एक समान कानून के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, ठीक है, तथा उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला या हटाया जा सकता है। जैसे कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, यानी कि यहाँ पे बदल दिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में उल्लिखित है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एक बार की गलती के लिए आप उसको कई बार सजा नहीं दे सकते हैं ना। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा सही है इसमें? केवल एक सही है, ये वाला सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये वाला तो हम लोग ने देख ही लिया कि ये जो प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 20 में है। और किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ना। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जबकि अनुच्छेद 33 में इस उपबंध का अपवाद का भी प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश और रक्षा के राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, ये वाला जो प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, उसको किया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 33 के तहत उसको बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? 19 में संघ बनाने का अधिकार, 19 में किसी पेशे को अभ्यास करने का अधिकार, 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 19 में शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से ये वाला सही है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, बाकी में देख लेते क्या है। 19 में है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सही है। इसके अलावा कौन कौन से हैं? बी में है शांतिपूर्ण और निरायुद्ध, यानी कि बी में है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सी में है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये 19 में है। डी में क्या है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, और ई में है निवास की स्वतंत्रता, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जी में क्या है? कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे सब गलत दिया हुआ था, इस वजह से ये गड़बड़ हो गया था।
ठीक है, जैसे यहाँ पे संघ बनाने का अधिकार किसके तहत है, संघ बनाने का अधिकार यहाँ पे सी के तहत है। ठीक, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन से इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित क्या है? पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। तो इसका उत्तर क्या होगा? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। इसमें 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से? कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी, व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत ही सजा मिलेगी, ना कि अन्य कानून के तहत जो कि बाद में बनाए गए हैं। व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये सब अनुच्छेद 20 के तहत है, आप ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राज्य को 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। कब से कब तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? तो ये होगा 6 से 14 साल तक के बच्चों को। ठीक है, ये देखिए। और ये किसके तहत है? अनुच्छेद 21 के तहत बोला गया है। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से ये संबंधित है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। ठीक, इसमें 6 से 14 साल की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। और जो 21A था अनुच्छेद, इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में अंतस्थापित किया गया था, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य में 11वां पॉइंट और मौलिक अधिकार में 21A को जोड़ा गया था। ठीक, और शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, जिसे 2010 में लागू किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यह आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, यह अनुच्छेद 16 में दिया गया है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण या संपत्ति का अधिकार। तो 22 का ये है। ठीक, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया है 300 का के तहत। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी। ठीक है, बाकी हम लोग ने इसकी डिटेल पढ़ ही ली है कि यदि व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है तो उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है कि उसको हिरासत में ले जाने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर उसको अदालत के सामने पेश करना अनिवार्य होगा, व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा, और इसके अतिरिक्त उसे 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कराया जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, 51 या अनुच्छेद 74? तो इसका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 55। देखिए, वैसे तो ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट आप ये पढ़ लीजिए, फिर जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे। क्या क्वेश्चन है इसमें? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संबंधित है अनुच्छेद 55 से। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात करी गई है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात की गई है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। 51A में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करी गई है। और अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका प्रावधान करता है। ठीक, लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? कौन सा उपाय अनुचित है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे शब्द दे जाते हैं कि आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपसे गलत हो जाएगा। अनुचित पूछा गया। महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, दहेज विरोधी कानून, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। तो कौन सा अनुचित है? घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। किसी महिला को अनुचित प्रकार से दबाव डालकर बलपूर्वक या जबरदस्ती घर के बाहर काम पर भेजना लैंगिक समानता के उपायों का उल्लंघन है, जबकि अन्य उपाय जैसे कि महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, दहेज विरोध कानून, ये सब लैंगिक समानता के लिए प्रभावी उपाय हैं। तो ठीक है, आज ही के हमारे UPSSC के अभी तक की मूल अधिकार चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए थे वो आज कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और इन वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हैं सुनिए। इससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। और बाकी अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।
और आप और कैसी क्लास चाहते हैं, अगर किसी और टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।